विनय सर, आखिर जब आईएईए ने कह दिया कि कोई सबूत है ही नहीं कि ईरान के अंदर परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, तो फिर ये करने की क्या जरूरत थी? ट्रंप ने फिर ये क्यों किया? धन्यवाद राम प्रकाश जी। देखिए, ये जो रैशनल जो कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा है, और इजराइल का ये था कि कोई भी जो इस्लामिक कंट्री जो बम बनाएगा वो सबसे पहले हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और ईरान कहता भी रहा है कि इजराइल के एग्जिस्टेंस को हम नहीं स्वीकार करते। तो वो इसीलिए कि परमाणु बम नहीं बना। देखिए, ये जो आज जो लड़ाई होती है वो लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं होती है, लड़ाई जो है हर प्लेन पे चलता है, इंफॉर्मेशन वारफेयर। और इसीलिए आपने जो इसके पहले स्वामी जी ने डिस्कस भी किया कि जो डिसेप्शन जो है वो डिसेप्शन में जो वार स्ट्रेटेजी है उसमें इंफॉर्मेशन का यूज किया गया है। ट्रंप जो है वो लगातार जो है वो ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देते रहे हैं जो ये बताता है कि नहीं नहीं अभी वो शांति का प्रयास कर रहे हैं और वो नेगोशिएट कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर के जो है वो अपने पब्लिक इमेज बनाने के लिए, क्योंकि जो अमेरिका है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है और वहां पर जो है आप सबके वॉइस को बंद नहीं कर सकते, वहां अमेरिका के अंदर भी विरोध हो रहा है। तो ये जो लड़ाई जो हो रही है उसमें फिर लीगल एंगल भी है कि क्या बिना कांग्रेस के सैंक्शन के वो लड़ाई युद्ध की घोषणा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हेड ऑफ द कमांडर है, आर्म फोर्सेस है, तो इसीलिए वो मिलिट्री कैंपेन कर सकते। अब बहुत सारे लोग जो अमेरिका के हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए तो थे कि पीस टाइम प्रेसिडेंट होंगे और अमेरिका को फिर से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कैंपेन के साथ, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं और जो सरकार जो जिस ढंग से सोच रही है और वहां जो एक डीप स्टेट लॉबी है वो जिस तरह से सोच रही है, अमेरिका में कुछ जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, जेफरी सैक्स जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि दरअसल जो है ये अमेरिका फर्स्ट की जगह इजराइल फर्स्ट की नीति चल रही है। और जिस हिसाब से जिस स्ट्रेटेजी के साथ रूस में जो स्पाइडर वेव अटैक हुआ था और जो ईरान में जो अटैक हुआ, दोनों का टेम्पलेट एक ही तरह का है, और दोनों में ही जो है मोसाद, सीआईए और MI6 तीनों की जो है बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखता है, और ये काफी पहले से है। तो ये भी देखिए कि इसके पहले जो है जिनकी सरकार थी जिस पार्टी की, उससे पार्टी बदलने के बाद जो सरकार है वो भी, उसके बावजूद जो है इजराइल जो है अपनी बातें मनवाने के लिए राजी है। वो बहुत लंबे अरसे से चीजें चलती रही। बहुत पहले आप अगर देखेंगे कि एक किताब आई थी, बहुत फेमस हुई थी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, HP हटिंगटन की किताब थी, जिसमें इसी लाइन पे लॉजिक किया गया था कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड जो है इनको शांति नहीं चाहिए और ये बहुत बड़े जो है वो थ्रेट है वर्ल्ड पीस के लिए। तो आने वाले समय में जो है क्रिश्चियन पावर और इस्लामिक पावर में जो है वो क्लैश होगा। अभी इस लड़ाई के बाद, इसके पहले भी जो है हम होस्टेज क्राइसिस के समय देख चुके हैं कि अमेरिका की तमाम कोशिशें जो है ईरान को झुकाने में असफल रही है। और जिस हिसाब से यूरोप और अमेरिका में नॉर्थ अफ्रीका और इस्लामिक जगत के लोग हैं और वहां जिस ढंग से पहले भी विरोध होता रहा है, तो इस लड़ाई के बाद उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और कुछ विद्वान जिस तरफ संकेत कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जो है सरकारों के कैरेक्टर को बदलने की ओर चलेगा, जिसमें नागरिकों के जो अधिकार हैं वो स्टेट सॉवरेंटी के नाम पे कम किए जाएंगे। आप इसके पहले यूरोप में देख चुके हैं कि फ्रांस जैसा देश जो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा झंडाबदार रहा है, वहां में भी जो है नागरिकों के अधिकार कर्ब किए गए थे। वहां पे भी बुर्का पे प्रतिबंध लगने की बात हुई थी, वहां पे और फिर रोमांस के अधिकार। तो ये जो है आगे आने वाला समय जो है वो खतरनाक है। एक तो मिलिट्री क्लैश तो हो गई, और साथ साथ वर्ल्ड की जो जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है और उसका टेम्परामेंट जो है वो भी काफी बदलेगा। आर्थिक दुश्वारियों के साथ साथ हमें बहुत सारी नागरिक परेशानियों का सामना करना।
बिल्कुल विनय सर, अब अगर अमेरिका की एंट्री हो गई है, जो मैंने जिक्र किया था पहले भी, तो रूस और चीन कितने दिन इससे दूर रहेंगे? और अगर एंट्री रूस और चीन की भी होती है, क्योंकि अपनी अपनी हनक, अपनी अपनी अपना अपना जो प्रेशर है, जो अपना अपना कब्जा है, वो जमाने की होड़ तो सब में लगी होगी। चीन अपने आप को कम ताकतवर कैसे दिखा सकता है दुनिया के सामने? तो क्या हम एक बार फिर से जो वर्ल्ड वॉर 3 की बात हो रही थी उस तरफ बढ़ता दिख रहा है ये युद्ध? राम प्रकाश जी, देखिए, इस युद्ध में रूस और चीन तो पहले से ही है। ये है कि वो किस तरह से है, ये बात है ना। कि और दूसरी बात ये कि इस युद्ध को लेकर के चीन की और रूस की किस तरह की रणनीति है। वो इस युद्ध को जो है वार ऑफ एट्रिशन में बदलना चाहते हैं या इसको शॉर्ट टर्म्स में करना चाहते हैं। तो जो अभी जो दिख रहा है उसमें रूस की कोशिश जो है वो अमेरिका को इतना स्ट्रेच करने की है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही अमेरिका एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में है। और ट्रंप की नीतियों की वजह से आज अमेरिका जो है डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड में अलग थलग है। देखिए, अमेरिका की जो पूरी शानो शौकत और बादशाहत जो है सिर्फ उसके मिलिट्री पावर पे चल रही है। जिस दिन उसकी मिलिट्री पावर टूट जाएगी उस दिन उसका डॉलर औंधे मुंह धराम से गिर जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि G7 की तुलना में जो है ब्रिक्स की जो वर्ल्ड ट्रेड में जो शेयर जो है बढ़ चुका है। और अगर जिस दिन जो है इंटरनेशनल करेंसी के रूप में डॉलर की हैसियत गिरती है और लोग डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में काम करना शुरू करते हैं, तो उस दिन से अमेरिका की हालत बहुत खराब होने। दूसरी ये कि एक फाइटर नेशन के तौर पे अमेरिका की जो जो समस्या है वो समस्या ये है कि आप शॉर्ट टर्म एरियल वॉरफेयर में तो सक्सेसफुल होते हैं, पर जहां कहीं भी आपको बूट्स ऑन ग्राउंड उतारना पड़ता है वहां से आपकी जो सक्सेस रेट बहुत कम है। और दूसरी बात ये कि जो आज जो मीडिया है या जो वर्ल्ड, जो मैंने पहले भी कहा कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलती है, और जो आज जो नया मीडिया है उसको फ्रैक्टल मीडिया कहते हैं। और इसमें जो बात होती है कि किसी भी यहाँ तक कि स्टेट को भी इतनी सहूलियत नहीं होती है कि वो नैरेटिव्स को पूरी तरह से डोमिनेट कर पाए। और इसीलिए सोशल मीडिया से कई बार जो सरकारें बहुत परेशान रहती है। तो जो अमेरिका के पास जो सहूलियत है कि 90% ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, और उसकी वजह से हमको पूरी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति के कुत्ते बिल्ली के बारे में भी समाचार पढ़ना पड़ता है, और हमारे देश की जो है इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक जो लोगों के जीवन को छूते वो भी हमको नहीं मिलता है। यहाँ ये है कि जैसे जैसे चीजें आएंगी खुल करके वैसे वैसे अमेरिका की जो है वो ढहेगा। और जो अखिल सर ने जो जिसकी तरफ इशारा कर दिया, वो एक संभावना हो भी सकती है कि हम चीन बहुत लंबे अरसे से उसकी तैयारी कर रहा है, और बैकडोर डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है हम नहीं जानते। मैं इसका एक छोटा उदाहरण ये मुझे लगता है कि एक किताब थी कि द सन ऑफ मोसाद। उस किताब में ये भी जिक्र है कि कैसे इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, फिर भी बैकडोर में कैसे उनके बीच में वो इकोनॉमिक लेन देन होता है, कैसे एक दूसरे के साझे शत्रु के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो अमेरिका रूस से क्या बात कर रहा है, उनकी क्या निगोशिएशन है, और चीन के साथ क्या है, कितनी दूर तक जाएंगे। तो ये ताइवान वाला एक पॉसिबिलिटी है कि वो अमेरिका को पूरी तरह से स्ट्रेच करके बर्बाद करने की कोशिश में वो ताइवान का एक मोर्चा खोल सकते हैं। वो इसलिए ज्यादा स्ट्रेटेजिक है कि ताइवान जो है पूरी दुनिया को चिप्स जो सप्लाई करता है, और वो चिप जो है मिलिट्री हार्डवेयर के साथ साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत क्रिटिकल है, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। तो हम एक बहुत खतरनाक दौर में गुजर रहे हैं, जिसमें अगर हम ईरान का साथ छोड़ देते हैं या ईरान हमसे कट जाता है तो इजराइल हमको कोई पैसेज नहीं देता है, सेफ पैसेज। जो ईरान जो है हमको रूस के साथ कनेक्ट करता है, और हमको इमीडिएट मिलिट्री हेल्प की जरूरत हो तो वो वहां से ईरान के माध्यम से आ सकता है। हमारा पाकिस्तान और चीन दोनों शत्रु है,
अगर वो एयर स्पेस अपने बंद कर देता है, ईरान से भी हमको मदद नहीं मिलती है, तो सी के थ्रू बहुत देर हो जाएगी। तो ये बहुत क्रिटिकल ये है, जिसमें हम सबको बहुत इस बात को लेकर सावधान होने चाहिए कि जो नैरेटिव्स है उसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना चाहिए, और जो सिविल सोसाइटीज है उसको खास तौर पे चेतना चाहिए कि सरकारें जो है आज लोगों की परवाह नहीं कर रही है। और अरब क्रांति में हमने देखा भी कि जो लोग जो है वो अलग हैं और शासन जो है वो अलग है। गल्फ वार के दौरान भी आया कि पूरी गल्फ की जो आम लोग जो थे वो सद्दाम हुसैन के साथ जाना चाहते थे और शासक कोई नहीं साथ में जाना चाहते। इजराइल में भी लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये जो है ये युद्ध जो है वो स्टेट का कैरेक्टर चेंज करेगा, सिविल स्पेस में लोगों की जो सहूलियतें हैं वो कम होगी और हमारी दुश्वारियां बढ़ेंगी।